नमस्ते दोस्तों, मैक्सिमा क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम 17 मार्च को ये पटवारी की परीक्षा में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करेंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक आदमी 1600 रुपए में पुरानी घड़ी खरीदता है और 400 रुपए में मरम्मत पर खर्च करता है और एवं 2400 रुपए में उस घड़ी को बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आदमी ने कितने रुपए की घड़ी खरीदी? 1600 रुपए की। तो क्रय मूल्य क्या है? 1600 रुपए है। पर उसने क्या किया, उसकी मरम्मत में भी कुछ पैसे खर्च किए। तो मरम्मत में कितने रुपए खर्च किए? उसने 400 रुपए खर्च किए। तो ये भी क्रय मूल्य पे जुड़ जाएगा, क्योंकि जो भी लागत होती है उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं। खरीदा उसने जरूर 1600 रुपए में, पर उसकी जेब से कुछ और पैसे भी गए हैं मरम्मत में, तो टोटल जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें 400 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपए क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 2000 रुपए हो गया। और बेचा उसने कितने? 2400 रुपए में। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 2400 रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो दिख रहा है साफ कि 400 रुपए का डिफरेंस है। तो लाभ कितना हो गया? क्योंकि ज्यादा में बेचा है तो विक्रय मूल्य बड़ा है, तो लाभ है, तो लाभ कितने रुपए का हो गया? 400 रुपए का लाभ हो गया है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा? 400 बटे क्रय मूल्य करना पड़ेगा, और क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए है। और इंटू 100 करेंगे, परसेंट में निकालना है, इसलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आ गया? 20%। तो उस व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ। आंसर है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पटवारी के एग्जाम में आया था। 7 माइनस ए रूट 3 इज इक्वल टू 1/7 प्लस 4 रूट 3 है। तो ए का मान निकालना है। तो ए स्मॉल है तो ये भी स्मॉल ही है। ये का मान निकालना है। अपॉन में है नंबर, तो इसमें क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन का मेथड अपनाएंगे। 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो और ये ऊपर है और ये नीबटे में है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये भी ऊपर चला जाए। तो उसके लिए हमको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि 7 माइनस 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। दोनों कर दिया तो ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 और नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए 7 है तो 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 49। हालांकि हम एग्जाम में ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 से 49 और माइनस ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। 16 दिया कितना होता है? 48 होता है। तो 49 माइनस 48 1 आ गया। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 4 रूट 3 आ गई। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 7 है और रूट 3 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू 4 आ गई। तो आंसर है अपना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 68 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 11 से 1/3 दिन में पूरा करते हैं, तो बी उस काम के 4 गुने काम को कितने दिन में करेगा? ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 68 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 11 से 1/3 दिन में कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं। तो पर यहाँ पर एक ही नंबर, तो हम मान लेते हैं कि जो वर्क है टोटल वर्क को हम मान लेते हैं 68 यूनिट है। 68 यूनिट है। तो यदि टोटल काम जो है 68 यूनिट है और ए जो है उसको 68 दिन में ही करता है, तो 68 तो एक इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। और ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं? 11 से 1/3, तो 11 33 तो 34/3, 34/3 दिन में करते हैं। तो यदि इनके एक दिन का काम निकालें तो इनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? इसमें 68 में 34/3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा, 34 यूनिट और 3 6 यूनिट हो जाएगा। तो ए के एक दिन का काम 1 यूनिट हो गया। बी के ए और प्लस बी मिलकर जो है 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी यहाँ से। एक दिन का काम भी होता है, एफिशिएंसी ही होता है। एक दिन का काम बोले या फिर एफिशिएंसी बोले, तो एक ए प्लस बी जो है 6 यूनिट है, तो यहाँ से अपनी बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस 1, तो 5 यूनिट हो जाएगी। तो मतलब बी का जो एक दिन का काम है वो 5 यूनिट है। अब कह रहा है कि बी उस काम के 4 गुने काम को कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में 5 यूनिट कर लेता है वो, ठीक है। तो क्योंकि दिन पूछा तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 5 यूनिट काम को वो एक दिन में करता है, तो 4 गुने काम को, तो हमारा काम कितना है? 68 यूनिट है, तो 4 गुना कर देंगे उसका, तो 4 गुणा 68 हो जाएगा ये। तो 5 यूनिट काम को एक दिन में करता है, तो 4 गुणा 68 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेगा वो? तो 4 गुणा 68
बटे 5 हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करते हैं, 4 8 32, 3 24 और 3 27। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 25 और 2 बचा तो 5 को 20, तो 54 सही 2 बटे 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 54 सही 2 बटे 5। दिन में वो 4 गुने काम को करेगा। आंसर हो जाएगा 54 सही 2 बटे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। समान दिशा में एक आदमी जिसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है उसको 50 सेकंड में पार करती है, एवं विपरीत दिशा में एक महिला को 20 सेकंड में पार करती है। तो महिला की चाल ज्ञात करें। तो यदि एक ही दिशा में मूवमेंट हो रहा है, समान दिशा में मूवमेंट होता है, तो समान दिशा में मूवमेंट होता है तो चाल जो है वो माइनस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे माना कि ट्रेन है, ये आदमी है, तो आदमी भी इस दिशा में चल रहा है, ट्रेन भी इसी दिशा में चल रहा है। जैसे जैसे ट्रेन उसके पास जाएगी आदमी दूर ज्यादा जाएगा। तो ऐसा करके यदि स्पीड ज्यादा है तो ये फिर फाइनली जब इसको क्रॉस करेगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर यदि वहीं पर यदि दोनों की दिशा विपरीत है, ये भी इस तरफ आ रहा है, ट्रेन भी इस तरफ आ रही है और आदमी भी इस तरफ आ रहा है, तो इनकी गति जुड़ जाएगी क्योंकि उतने जल्दी ये लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और यहाँ पर क्यों दूर ज्यादा जाएगा तो थोड़ा लेट क्रॉस करेंगे, तो इसलिए जो है समान दिशा में गति जो है वो घट जाती है और विपरीत दिशा में गति जो है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, एक ट्रेन में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है, और समान दिशा में एक आदमी जिसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं, और तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। और ट्रेन की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर है। आदमी की लंबाई हम 0 मानते हैं, मतलब उसको इस तरीके से क्रॉस करेगा तो उसकी लंबाई हम 0 मानते हैं। ट्रेन की लंबाई है कुछ, तो जब उसको क्रॉस करेगी तो ये ट्रेन है और ये आदमी है, तो ये डिस्टेंस मतलब जैसे से यहाँ से निकलेगा तो इसकी लंबाई को डिस्टेंस मान लेंगे हम, ट्रेन की लंबाई को। तो L बटे 40 बराबर क्या है? 50 सेकेंड है। और क्योंकि 40 जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो 50 सेकेंड दिया हुआ है, 50 सेकेंड 40 है और 4 किलोमीटर इसकी आदमी की चाल भी है, 4 किलोमीटर आदमी की चाल है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगी, तो 40 माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 50 जो है सेकेंड में पार करती है, तो 50 को हम घंटे में बदल देंगे क्योंकि 40 जो है वो किलोमीटर प्रति आवर में दिए, तो घंटे में बदलने की 60 गुणा 60 का डिवाइड कर देंगे तो 3600 हो जाएगा। 36 को डिवाइड कर देंगे। अब ठीक है, लंबाई और इन दोनों की गति जो है वो माइनस हो जाएगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 में से 4 गए 36 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये 50 कटा तो 2, तो L कितना आ गया 1/2। 1/2 क्या लंबाई है, तो ये अपन ने किलोमीटर में आएगा, ये किलोमीटर में लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई आधा किलोमीटर। अब दूसरी कंडीशन दी है कि महिला को 20 सेकंड में पार करती है, तो महिला के लिए फिर वही कंडीशन रख देते हैं, लंबाई वही रहेगी। और महिला क्योंकि विपरीत दिशा में मूवमेंट हो रहा है दोनों का, तो चालें जो है जुड़ जाएगी। तो पर महिला की चाल नहीं दी हुई है, तो ट्रेन की चाल दी हुई है, तो 40 प्लस महिला की चाल माना कि मैं M मान लेती हूँ, और ये इसको कितने देर में पार करा, 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड, और फिर इसको फिर वही घंटे में बदलने के लिए 3600 का डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अब L की वैल्यू हमको पता चल गई, तो L की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम, ये हो जाएगी 1/2, तो ये 1/2 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको यहाँ से काट देते हैं, 1800 हो गया। इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर लेके आते हैं, ये 1800, तो यहाँ कर देती हूँ मैं इसको 1800 बराबर, ये है अपना, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा पहले तो, और ये 2 9 18, तो ये हो जाएगा 90, ये 90 ऊपर आया और ये इस तरह गया, 90 बराबर 40 प्लस M, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 90 में से 40 गए 50। तो ये M क्या था, हमने चाल मानी थी, और चाल क्या था, किलोमीटर पर आवर में, तो महिला की चाल जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो मे बी वो किसी व्हीकल में हो सकती है, पैदल तो चलेगी नहीं इतनी फास्ट स्पीड से, तो महिला की चाल आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक समचतुर्भुज जिसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक वृत्त बना है जो भुजाओं को स्पर्श करता है, वृत्त का परिमाप 6 पाई है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज इस तरीके से होता है, ये समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण जो है उसकी लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त बना है जो भुजाओं को स्पर्श करता है, सारी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये वृत्त है, सारी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, और इसका परिमाप दिया हुआ है 6 पाई। वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r होता है, ये 6 पाई के बराबर है, माना कि ये इसका सेंटर है, सेंटर विकर्ण पे ही पड़ेगा ये,
तो इसका जो परिमाप है 2 पाई आर होता है और 6 पाई दिया हुआ है, तो यहाँ से अपन देख लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, मतलब इसकी रेडियस कितनी आ गई, 3 आ गई। और क्योंकि दोनों भुजाओं को टच भी कर रहा है, तो यदि ये 3 है और ये भी 3 है, तो इसकी भुजा की लंबाई आ गई, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस की भुजा की लंबाई आ गई 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। अब कह रहा है कि वृत्त का परिमाप 6 पाई, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमें मिल गया, इसकी लंबाई मिल गई हमको, भुजा मिल गई 6 सेंटीमीटर की, और ये 10 सेंटीमीटर है। और हमें पता है कि इसके जो विकर्ण जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यदि ये पूरा 10 है तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा, और क्योंकि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसको मैं यहाँ बना लेती हूँ, यहाँ वृत्त नहीं बनाएंगे हम। तो इसकी जो विकर्ण जो होते हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 है, और क्योंकि ये पूरा विकर्ण जो है 10 इसकी सेंटीमीटर लंबाई है, तो ये 5 हो जाएगा। और इसकी भुजा की लंबाई हमने निकाल ली, क्योंकि वृत्त दिया हुआ था तो हमने 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा निकाल ली। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर पाइथागोरस लगा लेंगे, 90 पता है और इसकी वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2 होता है, मतलब कि ये पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण इन दोनों की गुणा में डिवाइड कर दो 2 का, तो उसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है समचतुर्भुज का। तो यहाँ पर इसकी ये लंबाई आ गई 5, इसकी 6 आ गई, तो इसको निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो ये अपना हाइपोटेन्यूस हो गया 6 6 36, 36 में से 5 में 25 गए, पाइथागोरस लग जाएगा इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 36 में से 25 गए 11, और इसका भी अंडर रूट करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 11 आ गई। ये अंडर रूट 11 है, तो हमको पता है कि इसके आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इसके विकर्ण जो है आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी रूट 11 है, तो ये भी रूट 11 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2 रूट 11 हो गई, तो 1/2, एक विकर्ण की लंबाई हो गई 2 रूट 11, और दूसरे विकर्ण की लंबाई हो गई 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों एकांतर दिन में कार्य करते हैं, कार्य की शुरुआत बी करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। ए काम को 12 दिन में करता है और बी जो है 15 दिनों में करता है, तो यदि इन दोनों का एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 पंचे 60, तो 60 इसका आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम इसका 60 आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये इस कार्य को मान लेते हैं कि 60 यूनिट था, कार्य की यूनिट हम मान लेते हैं कि 60 यूनिट काम था टोटल। अब ए 12 दिन में काम करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, और वहीं पर बी जो है 15 दिन में करता है, तो 15 चौक 60 डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट हो जाएगा, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अब कह रहा है कार्य की शुरुआत बी करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कार्य की शुरुआत बी कर रहा है और दोनों एकांतर दिन में काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन एक कर रहा है, दूसरे दिन दूसरा कर, दोनों मिलके एक दिन नहीं कर रहे हैं काम, अल्टरनेट कर रहे हैं काम, ठीक है। और बी से शुरुआत हो रही है, तो पहले बी ने काम किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, इस टाइप से हो रहा है। तो और ये एक दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एकांतर दिन से काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक साइकिल का हम निकाल लेते हैं कि ए जो है 5 यूनिट करता है और बी जो है 4 यूनिट करता है, मतलब ये दोनों का एक एक दिन का काम है। तो यहाँ पर ये एक दिन ये बी करेगा, तो यहाँ पर 4 यूनिट काम कर लेगा, और ए जो करेगा तो वो कितना कर लेगा, 5 यूनिट कर लेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक दिन मतलब एक साइकिल मीन्स 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है, तो 2 दिन या फिर इसको कहते हैं हम एक साइकिल, 2 दिन या एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है, 9 यूनिट काम हो रहा है। ऐसे देखेंगे कि बी ने किया पहले दिन तो 4 यूनिट किया, फिर दूसरे दिन ए ने किया तो 5 यूनिट किया, तो 2 दिन में 9 यूनिट काम हो गया, तो एक साइकिल 2 दिन का 9 यूनिट काम हो गया, ठीक है। और टोटल यूनिट कितनी है अपनी, 60 है, तो 60 यूनिट काम है और 9 यूनिट पर 2 डे के हिसाब से कर रहे हैं, तो 9 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तब तक 60 ना आ जाए, ठीक है। तो 9 छक 54 आता है और 9 7 63 होता है, तो 9 7 63 में तो ये 60 यूनिट से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम पहले 9 छक करते हैं, ठीक है। तो 2 दिन की एक साइकिल में 9 यूनिट हुआ, तो 6 साइकिल में 54 यूनिट काम हो जाएगा। और क्योंकि 6 साइकिल जो है हमारा 2 दिन का है, तो 6 साइकिल मीन्स हो जाएगा 6 दूनी 12 दिन,
तो 12 दिन में 54 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। 54 यूनिट काम हो गया है तो बचा कितना, 60 यूनिट टोटल काम है, 54 यूनिट हो गया है तो बचा कितना, 6 यूनिट बच गया है काम, 6 यूनिट बच गया है। और क्योंकि यहाँ पर बी ने शुरुआत की थी काम की, तो ये एक साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल, ऐसे करके जब 6 साइकिल हुए तो खत्म हुआ ए पे, और जब नेक्स्ट डे जो करेगा वो बी करेगा। तो यहाँ पर 6 साइकिल खत्म होने के बाद अब किसकी बारी आएगी, बी की, और बचा काम कितना है, 6 यूनिट, 6 यूनिट काम बचा है, बी की बारी आ गई है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट, मतलब बी का एक दिन का काम क्या है, 4 यूनिट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें से 6 यूनिट में से 4 यूनिट तो बी करेगा, बाकी 2 यूनिट फिर ए के पास जाएगा। कई बार क्या होता है, हम ये गलती कर देते हैं कि ये 6 यूनिट को पूरा इसकी एफिशिएंसी के हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं, तो हमारा आंसर गलत आ जाता है। पर हम यहाँ देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी एक दिन का काम 4 यूनिट है और बचा हमारा 6 यूनिट है, तो एक दिन तो ये 4 यूनिट कर लेगा, बाकी 2 जो यूनिट बचेगा उसको ए को करना पड़ेगा। हम बी से ही सारा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको करते हैं। 12 दिन हमारे आ ही गया था, 12 दिन आ गए। अब उसके बाद 6 यूनिट बचे हैं, तो 6 यूनिट में से 4 यूनिट जो है बी करेगा, और उसका एक दिन का काम है 4 यूनिट, तो उसको एक दिन और लग जाएंगे। फिर ए की बारी आएगी, तो जब 4 यूनिट बी ने कर लिया है तो बचा कितना, 2 यूनिट, 2 यूनिट अब किसके लिए बच गया है, 2 यूनिट जो है अब ए के लिए बच गया है। तो ए जो है 5 यूनिट, ए 5 यूनिट एक दिन में करता है, तो 2 यूनिट कितने दिन में करेगा, वो 2/5 दिन में करेगा। तो ये यहाँ पर 2/5 और जुड़ जाएगा, तो 12 दिन दोनों मिलके किए। फिर एक बी की बारी आई तो बी ने किया, और फिर बचा हुआ काम जो है फिर ए ने किया, तो 2/5 दिन में किया। टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 12 और 1 13, 13 सही 2/5, ये अपना आंसर हो जाएगा। 13 सही 2/5 दिन में उनका पूरा काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 3 कक्षा में क्रमशः 10, 20, 30 छात्र थे, उनके अंकों का औसत क्रमशः 40, 50 और 60 था, तो कक्षा का कुल औसत ज्ञात करें। तो कक्षा में 10, 20 और 30 छात्र हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, 3 कक्षाएं मतलब 3 ग्रुप है, G1, G2 और G3 है, और तीनों को कंबाइन कर दिया है, सबके अलग अलग एवरेज दी हुई है 40, 50, 60, और तीनों को कंबाइन करके पूछ रहा है कि इनका कंबाइन कुल औसत ज्ञात करना है। तो इसमें वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लग जाएगा। मेरी औसत क्लास में आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने वेटेड एवरेज पढ़ाया था। वेटेड एवरेज में क्या होता है कि 3 ग्रुप मिलते हैं अगर, और तीनों का अलग अलग एवरेज दिया होता है, तो तीनों को कंबाइन कर देंगे, तो उनकी कंबाइंड एवरेज के लिए ये फॉर्मूला लगता है। तीन ग्रुप है यहाँ पर, और हमको कंबाइंड एवरेज निकालना है, तो 3 ग्रुप है, और 3 ग्रुप का जो है ओरिजिनल नंबर्स नहीं भी दिया है, यदि संख्या ओरिजिनल नहीं भी दी है तीनों ग्रुप में कैंडिडेट्स की, तो उनके रेशियो से भी काम चल जाता है। यहाँ पर तो ओरिजिनल नंबर दिए हैं, पर फिर भी हम इनका रेशियो निकालें क्योंकि उससे हमको कैलकुलेशन में थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं, 10, 20 और 30, इनका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 के रेशियो में आ गई इनकी संख्या। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। एवरेज दिया हुआ है 40, 50, 60, तो W1 को 1 ले लेते हैं। एवरेज दिया हुआ है 40 धन W2 2 है, 2 इंटू एवरेज दिया है 50 धन रेशो में 3 है W3 इंटू इसको X3 60 दिया है। एवरेज जो है थर्ड क्लास का, तीसरी क्लास है उसका एवरेज 60 दिया है, दूसरी का 50 और पहली का 40, और इनके नंबर्स दिए उनका हमने रेशियो निकाला, क्योंकि इस फॉर्मूले में रेशियो भी यूज कर सकते हैं। फिर W1, W2, W3 तीनों को ऐड करना है, तो ये 1, 2 और 3 को ऐड कर लेंगे, 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 40। और यदि फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी आप कर ही सकते हैं, क्योंकि एवरेज में हमको पता ही है कि जैसे माना कि एवरेज दिया है तो टोटल जो इनका एडिशन आ जाएगा वो 40 गुणा 10 होगा। उसी तरह दूसरे ग्रुप का एडिशन कितना आ जाएगा, 50 गुणित 20, और इसका आ जाएगा 60 गुणा 30, और तीनों को ऐड करके वापस से 10 प्लस 20 प्लस 30 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे भी निकल जाएगा। बस ये फॉर्मूला यूज करने से क्या है, थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 6, इसको एक काम करते हैं यहीं पे थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, 2 पंचे और ये 2 9 18, तो ये 3 है, यहाँ से कर दिया अपन ने। ये 50, 60, 70 और 9 और 70 कितना है, 160 हो गया। तो ये कितना हो गया, 3 5 15, 1 बचा, 3 3 9 और ये 0.33, तो ये अपना आंसर हो गया। कंबाइंड एवरेज कितना आ गया, 53.33। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक पासे को उछाले तो विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है। पासा है, पासा मतलब डाइस में 6 नंबर्स होते हैं,
6 नंबर्स 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है? विषम अंक कौन कौन से है? 1 है, 3 है और 5 है, तो 3 नंबर है, तो आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6 हो जाएगी, क्योंकि 3 विषम संख्याएं हैं और 6 टोटल संख्या है, तो 3/6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 3 विवाहित जोड़ों को कितने तरीके से बैठाया जाए कि पति पत्नी साथ हो? 3 विवाहित जोड़े हैं, माना कि मैं मान लेती हूँ कि ए बी है, सी डी है और ई एफ है। ये 3 विवाहित जोड़े हैं, इनको कितने तरीके से बैठाया जाए कि हर बार पति पत्नी हमेशा साथ हो? तो क्योंकि ये 3 पेयर है, तो 3 पेयर है, तो ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, तो ये टोटल फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठा सकते हैं 3 पेयर को, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पति पत्नी साथ होना चाहिए, पर ये आपस में भी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, पति पत्नी साथ ही रहेंगे, पर जैसे ए बी है तो बी ए हो सकता है, सी डी है तो डी सी हो सकता है, ई एफ है तो एफ ई हो सकता है, तो ये आपस में जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से, तो ये 3 पेयर हो गए, फिर ये आपस में प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2। सिमिलरली ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके लिए फैक्टोरियल 2, और ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके लिए फैक्टोरियल 2। तो अपना आंसर इसी से आ जाएगा। इसको करते हैं 2 गुना 3, तो ये 2 3 4 दूनी 8, ये 8 के 24 और 24 दूनी 48, तो आंसर कितना हुआ? 48 तरीके से बैठाएंगे तो पति पत्नी हमेशा साथ रहेंगे, तो आंसर हो गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें 2016 और 17 में विभिन्न देशों द्वारा उत्पादित मिसाइलों की संख्या हजार में दर्शाई गई है। रूस, भारत और नेपाल के द्वारा उत्पादित 2016 में कुल मिसाइलों की संख्या का 2017 में उत्पादित अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की मिसाइलों के बीच का अंतर क्या है? अंतर पूछा है, ठीक है, माइनस करना है। तो यहाँ पर यहाँ शुरू करते हैं, रूस, भारत और नेपाल के द्वारा उत्पादित 2016 में कुल मिसाइलों की संख्या, ठीक है। तो 2016 यहाँ पर ब्लू कलर से 2016 दर्शाया गया है, तो हम ब्लू लाइन देखते हैं, ठीक है। तो 2016 में रूस, भारत और नेपाल 2016 में देखें तो रूस के द्वारा उत्पादित मिसाइलें कौन सी है? तो 2016 में ये वाला ग्राफ है 2016 का, रूस के द्वारा, तो रूस का देखते हैं, रूस का 2016 में देखते हैं, तो रूस का 2016 वाला जो है 25 है, और ये क्योंकि हजार में है 25,000 है, तो अभी हम 25 ही लेते हैं इसको। तो रूस के द्वारा उत्पादित मिसाइलें कितनी है? 25 है। वहीं पर दूसरा वाला भारत 2016 में, भारत का देखते हैं, तो भारत ये है। अब इसका देखेंगे तो ब्लू कलर ही देखेंगे, तो 2016 में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, तो भारत का कितना है? 15 हजार में है, ठीक है। तीसरा है नेपाल का पूछा है, नेपाल का, तो नेपाल का भी देखेंगे, नेपाल का भी ब्लू कलर ही देखेंगे क्योंकि 2016 में ही कर रहे हैं अभी, तो इसका 5 है, इसका 5 है, तो टोटल कितना हो गया? ये 25 5 30 और 40 और 45 हो गया। ये टोटल टोटल मिसाइल है तीनों देशों द्वारा 2016 में 45 मिसाइल उत्पादित की गई हजार में। इसका अंतर निकालना है, किससे निकालना है? मिसाइलों की संख्या का 2017 में उत्पादित 2017 में उत्पादित अमेरिका, पाकिस्तान और चीन। अब अमेरिका देखते हैं, अमेरिका का देखेंगे, पर हम ब्लू कलर में देखेंगे अब, क्योंकि हम 2017 का देख रहे हैं, तो हम रेड कलर देखेंगे। तो अमेरिका का रेड कलर देखें तो ये कितना है? अमेरिका का है 5। दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान का देखते हैं, पाकिस्तान कौन सा कलर देखेंगे? रेड देखेंगे, क्योंकि रेड जो है वो 2017 का है, 2017 देखना है आपको, तो पाकिस्तान का 5 है। और तीसरा क्या है? चीन, चीन का भी 2017 का देखना है, तो चीन का भी रेड कलर देखेंगे, तो रेड कलर ये ऊपर चला गया है, तो ये 20 है। तो 2017 में अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के द्वारा टोटल उत्पादित मिसाइल कितनी है? 5 और 5 10, 10 और 30 हो गया, 30, तो इसकी 45 है, इसकी 30 है, तो अंतर पूछा है, तो डिवाइड माइनस कर देंगे, तो 45 में से 30 गए 15, 15 क्या? 15,000, तो ये आंसर कितना हो गया अपना? 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 200 किलोग्राम मिश्रण में तांबा और जस्ता का अनुपात 2:3 है, तो अनुपात को 3:2 करने के लिए कितना तांबा मिलाया जाए? मेरी यदि आपने मिश्रण की क्लास देखी हुई तो उसमें मैंने एक मेथड बताई थी, वो बहुत ही इजी पड़ती है, करते हैं इसको उस मेथड से। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें क्योंकि तांबा और जस्ता दोनों है, इसको तांबा की कंसेप्ट में भी और जस्ते की कंसेप्ट में भी निकाल सकते हैं। पहले हम तांबा की कंसेप्ट में करते हैं इसको सॉल्व, तांबा की कंसेप्ट में। तो यहाँ पर क्या है कि दो मिश्रण है, उनको मिलाया जा रहा है, 200 किलोग्राम का मिश्रण है, ये हमारा 200 किलोग्राम का मिश्रण है, और इसमें क्या है? तांबा और जस्ता है, इसमें तांबा प्लस जस्ता है, और इसका अनुपात क्या है? 2:3 है। तो इसका मतलब यदि मैं तांबा की मात्रा लूं,
तांबा की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी इसमें, और यदि जस्ता की मात्रा लूं तो 3/5 हो जाएगी। और टोटल जो मिश्रण है वो उसकी क्वांटिटी दी है 200 किलोग्राम, ठीक है। अब वहीं पर ये दूसरा है, दूसरा क्या मिला रहे हैं इसमें, इसमें कितना तांबा मिलाए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तांबा प्योर तांबा है, तो तांबा की मात्रा की 1/1 हो जाएगी। और यदि इसमें जस्ता ले तो जस्ता हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर जस्ता, क्योंकि प्योर तांबा मिला रहे हैं। इसमें 2:3 अनुपात है, इसमें 1/1 का, क्योंकि प्योर तांबा है इसमें, ठीक है, तांबा और जस्ता 0 है। और इसकी क्वांटिटी दी हुई है क्या, तो ये नहीं दी हुई, क्योंकि इसको इसकी क्वांटिटी निकालनी ही पूरा क्वेश्चन की तांबा कितनी मात्रा में मिला है, कि वो जो उसका अनुपात है 3:2। और जब ये दोनों को मिलाया, तो जो सॉल्यूशन बन के आया वो क्या आया, वो ये आया कि इसमें जो है तांबा प्लस जस्ता है, और दोनों अनुपात क्या है, 3:2 का अनुपात है। तो तांबे की मात्रा क्या हो जाएगी इसमें, 3/5 है। और जस्ता यदि देखें तो जस्ता हो जाएगा अपना 2/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं उस मेथड से। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ मैं तांबे की कंसेप्ट में सॉल्व करूँ, तांबे की कंसेप्ट में करेंगे। तांबा यहाँ पर 2/5 है, और इधर तांबा देखें तो इधर 1/1 है। दोनों को मिला रहे हैं तो तांबा कितना हो जा रहा है, 3/5 हो जा रहा है। अब इसकी क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पर 2/5 तांबा था, उसकी क्वांटिटी दी हुई है 200 केजी दिया हुआ है। इसकी क्वांटिटी नहीं दी है, क्योंकि प्योर तांबा कितना मिला यही पूछा है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1/1 बड़ा है, इसको माइनस करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, ताकि माइनस में इजी पड़े अपन को। तो 5 में से 3 गए, तो यहाँ पर बढ़ गया 2/5, और यहाँ पर इसको माइनस किया, 3 में से 2 गए 1/5। तो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2/5 अपॉन 1/5 इज इक्वल टू 200/x। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 200 बराबर 200 अपॉन x आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो इसका मतलब तांबा कितनी मात्रा में मिलाएंगे, तांबा 100 केजी मिलाएंगे, तो वो मिश्रण जो है 3:2 में आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया। इसी को मैं तांबे जस्ते की कंसेप्ट से बता देती हूँ। जस्ते के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो ये चीज बनाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ता है, और यहाँ पर जस्ता है 3/5 है जस्ता, यहाँ 3/5 है, यहाँ जस्ता 0 है। दोनों को मिलाया तो जस्ता कितना हो गया, 2/5 हो गया। इसकी मात्रा 200 दी हुई है, इसकी मात्रा पूछा है, इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 गए 1/5, और 2 में से 0 गए 2/5, और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो इन दोनों को हल करेंगे। तो इसमें भी x की वैल्यू 100 आएगी, तो दोनों ही कंसेप्ट से आंसर आएगी, दोनों ही कंसेप्ट में 100 केजी आएंगे। एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि अनुपात दिया हुआ है 2:3 का अनुपात दिया हुआ है, मतलब तांबा और जस्ता का अनुपात दिया है, और क्वांटिटी भी दी हुई है 200 केजी। तो इसको 2x + 3x बराबर 200 रख सकते हैं, क्योंकि अनुपात भी दिया हुआ है, क्वांटिटी भी दी हुई है। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी, 3 और 2 5, और 5 नीचे जाएगा तो 40 आ गई x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 40 दूनी 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 दिया 120। तो ये तांबा निकल के आ गया, और ये जस्ता। अब कह रहा है तांबा मिला रहे हैं उसमें, तो तांबा कितना मिला है कि रेशियो जो है 3/2 हो जाए। तो नया रेशियो क्या है, 3/2 है। अच्छा, और तांबा मिला रहे हैं तो जस्ता की मात्रा उतनी रहेगी, जस्ता पहले 120 था, तो अब भी 120 ही रहेगा। और तांबा पहले 80 था, अब उसमें कुछ तांबा मिला रहे हैं, तो माना कि हम x केजी मिला रहे हैं उसमें, x रख दिया। तो ये करने के बाद अनुपात जो है 3/2 हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 12, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 80 + x। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100, तो यहाँ से भी 100 आंसर आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1 घंटा 45 मिनट 2 दिन का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटा 45 मिनट 2 दिन का, 2 दिन में कितने घंटे होंगे, 24, 48 घंटे होंगे। और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा भी करना पड़ेगा। और 1 घंटा है, 1 घंटा में 60 मिनट और 45, तो 6 4 10 105 मिनट हो गई। पूछ रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट 2 दिन का कितना प्रतिशत, 2 दिन नीचे आ जाएगा और 1 घंटा 45 मिनट ऊपर, और परसेंट में पूछा है तो 100 का इंटू कर देंगे। इससे कैंसिल कर दिए, 2 पंचे 10, और ये आ गया 25, और 5 एकम 5, और नीचे क्या है 24 × 6। ये आगे 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6,
तीन गलती 7 21 और 3 5 15, तो ये हो जाएगा अपना 175/48, ये परसेंट में आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका पहले वाले का। दूसरा वाला करते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 50% है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। विक्रय मूल्य का 50%, तो माना कि मैं विक्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, तो क्योंकि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 50% है, तो विक्रय मूल्य 100 मान लिया है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मिल गया, तो इससे अपन को लाभ या हानि मिल जाएगा, और क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो ये लाभ है, तो लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट पूछा है तो परसेंट निकाल लेंगे, 50 बट्टे क्रय मूल्य कितना है, 50 है, तो गुणा 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया 100%, तो उसको लाभ कितना होगा, 100% का लाभ होगा। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 25,000 रुपये की राशि 5 साल का साधारण ब्याज 12,500 रुपये है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो 25,000 की राशि मतलब मूलधन दिया हुआ है, 25,000 और टाइम भी दिया हुआ है 5 साल का, साधारण ब्याज 12,500 रुपये है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 5 साल का साधारण ब्याज 12,500 दिया हुआ है, 5 साल का 12,500 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा इसमें, तो 1 साल का साधारण ब्याज आ गया, और 1 साल का साधारण ब्याज आ गया तो इसको हम रख देंगे फॉर्मूले में। तो मूलधन कितना है, 25,000 है, दर नहीं दी हुई है, और समय दिया 1 साल का निकाला है हमने बटे 100, तो इसको कर दिया, तो ये अपना यहाँ 10 आ गया, तो रेट आ गया अपना, रेट आ गया 10%। अब आगे कह रहा है कि हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाएगा, रेट आ ही चुका है हमारा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज भी पता है हमें, कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है जहाँ पर आर जो है रेट है, ये मूलधन है और ये टाइम है, अमाउंट निकल जाएगा इससे, तो हम इसमें से मूलधन माइनस कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा, और इन दोनों का अंतर निकालने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लिया हमने, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा, रेट आ गया है क्योंकि, तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन पर्याप्त है, तो दी गई राशि पर्याप्त है, दर 10% दी है, या कोई कथन पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर दी गई राशि पर्याप्त है हमारे लिए, क्योंकि दी गई राशि से हमने रेट निकाल लिया है, और रेट से हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि दी गई राशि जो है पर्याप्त है। दूसरा ऑप्शन था कि दर 10% है, 10% देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10% हमने कैलकुलेट कर लिया जितनी राशि दी है उससे, तो दी गई राशि पर्याप्त है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक व्यक्ति अपनी आय का 16% भोजन पर और 40% कपड़े पर खर्च करता है तथा भोजन पर वह रुपए 23,632 रुपए खर्च करता है, तो कपड़े पर कितना खर्च करता है, ठीक है। तो माना कि उसकी आय कुछ भी नहीं हो, तो उसका 16% आय माना कि एक्स मान लेते हैं, तो उसका एक्स का 16% भोजन, एक्स का 16% जो है वो 23,632 के बराबर है, तो 40% कितना होगा, ये पूछा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40% कितना होगा, 40 इंटू 632 अपॉन 16, यही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 हो गया यहाँ पर, 4 को 16, 4 20, 4 36 और 4 8 32, ये कितना हो गया, 59,080 हो गया ये, तो अपना आंसर हो गया ये। इसको ऐसे सॉल्व कर लिया कि 16% इसके बराबर 40% कितना होगा, तो 59,080 के बराबर होगा, तो वो कपड़े पर कितना खर्च करता है, 59,080 रुपए खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफिकेशन के थे, सॉल्व करते, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें बॉडमास लग जाएगा, बॉडमास लगा देंगे इसमें, तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो ये डिवीजन से स्टार्ट करते हैं, डिवीजन है यहाँ पे, तो ये इसको ये 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1500, और ये 5 दिया 1500 गुणा करेंगे तो इसका भी 1500 आ रहा है, और ये माइनस 1500 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इतने की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई। इधर करते हैं, इतने पूरे की 0 आ गई है, इधर करते हैं, यहाँ पर फिर बॉडमास लगाएंगे, तो 20 में से 2 का डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा 10, यहाँ पर -50 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दूनी 40 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं -50 है और ये 40 और ये प्लस का दोनों है, तो ये दोनों 50 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 0, तो इसका आंसर है 0। दूसरा करते हैं,
यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 20 और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 को 20 हो गया। ये इधर करते हैं सॉल्व आगे। तो ये -10 है और ये -3 है, -10 और -3 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। और ये प्लस में 12 है, प्लस में 12 है तो -13 है प्लस 12 है तो ये -1 हो जाएगा और +4 है ऑलरेडी तो 4 में से एक गए 3, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उस काम को 12 दिन में, ए और सी उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। बी और सी 12 दिन में करते हैं और ए और सी 15 दिनों में करते हैं। हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 का टेबल पढ़ते हैं तो नॉर्मल कॉमन नंबर है, तो ये अपन क्या करते हैं 60 है इसका एलसीएम, 12 पंचे 60, 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी है तो 60। तो हम क्या मान लेते हैं कि 60 यूनिट वर्क है, टोटल वर्क हम मान लेते हैं कि 60 यूनिट है। अब ए और बी पूरे काम को 10 दिन में करते हैं तो उनका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो 60/10 हो जाएगा तो 6 यूनिट एक दिन का काम, 6 यूनिट। या फिर ये कहे कि ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 6 यूनिट, बी और सी का एक दिन का काम 12 पंचे 60 5 यूनिट। या फिर ये कहे कि उन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 यूनिट है। ए और सी कितने दिन में, एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 15 चौक 60 तो 4 यूनिट। इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 4 यूनिट है। या फिर ये कहें कि इनका एक दिन का काम क्या है, 4 यूनिट है। हम क्या करते हैं, हमको बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा ये निकाला है, तो हमको बी की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर कंबाइंड एफिशिएंसी दी है तो कुछ सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या करते हैं कि ये तीन इक्वेशन बन रही है, तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि हम तीनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, बराबर इनकी एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी 6 5 और 4, 6 4 10 और 15 यूनिट हो गई। तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा। तो अब a प्लस बी प्लस सी मतलब ए और बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई, 15/2, मतलब उनका एक दिन का काम कितना हो गया, 15/2 हो गया। हमको b की वैल्यू निकालना है, हमको हमारा फोकस b की एफिशिएंसी निकालने का है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है। अब हमको यहाँ से b निकालना है, तो अब हम ऐसा कुछ चुन लें जिसमें a और c हो, तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसमें a और c है तो हम कुछ क्या करते हैं कि ये वाली इक्वेशन को इससे माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो a प्लस सी है ये, और ये इस तरफ है 4 यूनिट के बराबर है। तो ये पूरे को माइनस कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे a और c जो है वो गायब हो जाएंगे तो सिर्फ b बचेगा, तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो करते हैं इसको सॉल्व, माइनस कर ही दिया तो a से a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस सी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा b इज इक्वल टू 15/2 में से 4 गए तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और इधर से गए तो 7/2। तो b की एफिशिएंसी, या फिर ये कहें कि एक दिन का काम कितना आ गया, 7/2 यूनिट आ गया इनका, b का एक दिन का काम 7/2 यूनिट है। या फिर ये कहें कि 7/2 यूनिट करने में वो एक दिन लेता है, तो पूछा है कि b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 7/2 यूनिट एक दिन में करता है, तो पूरा काम कितना है, 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 60 गुणा 1/7/2, 7/2। अब इसको करे तो ये /2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया, 120/7। तो अपना आंसर क्या हो गया कि वो बी अकेला उस काम को 120/7 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा 75 गुणा 78 को 35 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो इसमें क्लियर दिख रहा है हमको कि इसमें शेषफल थ्योरम लगेगी, मतलब रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगी इसमें। उसमें क्या होता है कि जैसे इस टाइप से नंबर दिया, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा कठिन होगा, तो इसलिए क्या करते हैं कि 35 से डिवाइड करेंगे। तो 35 का हमको ये तो पता है कि 35 दूनी 70 होता है, तो हर नंबर को अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे। तो जैसे 35 से हम डिवाइड करके देखते हैं 71 में, तो 35 दूनी 70 होता है, तो इसका क्या रिमाइंडर बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, इसमें 1 बचेगा। फिर इसको करके देखते हैं तो 35 दूनी 70 ही होता है, तो यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा। उसी तरह आगे देखें तो यहाँ पर 3 शेषफल बचेगा, और यहाँ पर देखें तो 35 दूनी 70 तो 5 बच रहा है, तो 5 शेषफल बचेगा, और इसमें बचेगा 8 शेषफल। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी शेषफल बच रहे हैं अलग अलग नंबर में, वो सबका फिर से गुणा कर देते हैं एक बार, और फिर उसमें 35 का डिवाइड करके देखते हैं, फिर कितना शेषफल जो बचता है वही इस पूरे का शेषफल होगा।
करते हैं इसको। यहाँ एक शेषफल बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 8। इन सबको मल्टीप्लाई कर, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 8 है, 8 तिया 24, 240, 240 35। अब इसको 240 को 35 से भाग देते हैं तो ये थोड़ा बड़ा नंबर लगा, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करके देते हैं। 7 अपना 35, 7 या 21, 21 और 3 24, तो ये बड़ा हो जा रहा है, तो हम 6 से कर लेते हैं इसको। तो 6 पंचे 30 और 6 3 18, 19 20 21, 210। तो यहाँ पर कितना शेषफल बच रहा है? 30। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 30। मतलब शेषफल कितना बचेगा? 30 बचेगा इन पूरे नंबर पे डिवाइड करने पे। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं और बता रही हूँ जो थोड़ा सा अलग टाइप का है, हालांकि उसमें भी लगेगी रिमाइंडर थ्योरम ही, पर वो क्वेश्चन भी आएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। वो करके दिखाती हूँ आपको। जैसे एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि कोई नंबर है, 3 नंबर है, 49 है, 50 है और 51 है। ये सारे नंबर्स को यदि 52 से डिवाइड करेंगे, 52 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ये पूछा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है इसी तरह पर थोड़ा सा अलग इसलिए वो देखेंगे आप कि इसमें भी शेषफल थ्योरम लग जाएगी, रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगी। 49 में 52 का भाग देंगे तो हम देख रहे हैं कि 52 बड़ा हो जा रहा है, 49 छोटा हो जा रहा है। मतलब कितने का अंतर आ रहा है इसमें? 49, 50, 51, 3 का अंतर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि शेषफल जो है इसका -3 है। वहीं पर 50 के साथ देखें तो 50 के केस में कितना हो जाएगा शेषफल? इसका -2 हो जाएगा, क्योंकि छोटा पड़ रहा है नंबर। और उसी तरह 51 में देखेंगे तो ये भी छोटा पड़ रहा है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि शेषफल जो है -1 है। जैसे इसमें यहाँ पर हमने तीनों शेषफल का मल्टीप्लाई किया था, वैसा यहाँ पर भी करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस, तो ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है? -6 आ रहा है। पर हम क्या करते थे, इसमें डायरेक्ट वही आंसर हो जाता, मतलब ये आने पे क्या होता था, मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा डिवाइड करते थे और फिर हम शेषफल निकालते थे। पर इसमें क्या है कि -6 आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि यदि -6 शेषफल है तो हम क्या करेंगे, तो 52 - 6 जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब शेषफल वो हो जाएगा। 52 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 46 आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 46 इस केस में। तो ये जो नेगेटिव टाइप के होते हैं, जो नंबर छोटे होते हैं, उसको भी यदि करना हो तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें भी शेषफल थ्योरम ही लगेगी, रिमाइंडर ही लगेगी, बस उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक दूध वाले ने 700 रुपए में 50 लीटर दूध खरीदा और उसमें 10 लीटर पानी मिलाकर 15 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि दूध वाले ने क्या किया, 700 रुपए में 50 लीटर दूध खरीदा, तो क्रय मूल्य जो है वो तो 700 रुपए हो ही गया, क्रय मूल्य 700 है रुपए है, तो क्लियर है यहाँ से। फिर क्या किया उसने, 50 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दिया, तो 50 लीटर दूध था और उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया उसने, और फिर उस मिश्रण को उसने 15 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच दिया। तो अब क्वांटिटी कितनी हो गई उसकी? 60 लीटर हो गया टोटल, क्योंकि 10 लीटर उसने पानी मिला दिया और 10 लीटर का क्रय मूल्य बोले तो 0 रुपए है, क्योंकि पानी की कोई कीमत नहीं मानते हम, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 0 है, तो क्रय मूल्य तो 700 रुपए ही रहेगा। पर क्या किया उसने, 500 में 50 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दिया है, तो क्वांटिटी बढ़ गई। अब वो दूध जो है वो 60 लीटर दूध हो गया है, बिना किसी लागत के, 0 रुपए लागत के ही वो 60 लीटर दूध बन गया है अब। तो क्वांटिटी 60 लीटर है, उसने क्या 15 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच दिया, तो 15 रुपए प्रति लीटर, तो 60 लीटर में 15 छक 90, मतलब 90 रुपए में बेच दिया उसने टोटल पूरा दूध, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य 700 है, विक्रय मूल्य 900 है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 900 में से 700 हटाएंगे तो 200, लाभ उसका 200 रुपए हो गया। और क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, तो क्रय मूल्य नीचे लिख देंगे और इसको 100 से इंटू कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56 और बचा 4/7%। तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? 28 से ही 4/7%, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 800 किलोमीटर की दूरी पर दो स्टेशन ए और बी हैं। स्टेशन ए से एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है एवं स्टेशन बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है, तो दोनों ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? दो स्टेशन है, कह रहा है ए है और ये बी है, तो इन दोनों की दूरी दी हुई है 800 किलोमीटर। अब यहाँ से भी एक ट्रेन निकली और यहाँ से भी निकली अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो
ये डिस्टेंस है तो इसको कुछ नहीं करना है, बस ये डिस्टेंस 800 ले लिया और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 60 + 40 स्पीड हो गई, डिस्टेंस ये हो गया तो इसको 60 और 40 100 हो गए तो कितना आ गया, ये 8 आ गया। और 8 क्या है, ये 8 घंटा है, मतलब इतने समय के बाद वो ट्रेनें मिलेगी। पर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो हमको ये पता चल गया कि 8 घंटे बाद मिलेगी दोनों ट्रेनें। स्टेशन ए से निकालना है कितनी दूरी पर मिलेगी, तो ए की तरफ से किस स्पीड से चली है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करती है तो 8 घंटे में कितना कर लेगी, ये 4 8 32 320 किलोमीटर तय कर लेगी। तो स्टेशन ए से ये 320 किलोमीटर दूर ये दोनों ट्रेनें मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 320 किलोमीटर दूर ए से। यदि बी से पूछता फिर हम 60 से करते, 8 छंग 48 480 हो जाता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक कंपनी में महिलाएं पुरुषों से 20% अधिक है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3500 रुपए है तथा पुरुषों का औसत वेतन 3800 रुपए है, तो महिलाओं का औसत वेतन कितना है पूछ रहा है। तो क्योंकि इसमें 2 ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप को कंबाइन करके उनका एवरेज दिया हुआ है और अलग अलग एवरेज एक का दिया हुआ है एक का पूछा है, तो ये इसमें वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगेगा। मेरी औसत क्लास में आपने यदि पढ़ा होगा तो वेटेड एवरेज 2 ग्रुप को यदि कंबाइन करते हैं और उनका कंबाइंड एवरेज निकालते हैं तो उसमें वेटेड एवरेज का मेथड यूज होता है। करते हैं यहाँ पर 2 ग्रुप है, ग्रुप क्या है, एक महिलाओं का ग्रुप है और एक पुरुषों का ग्रुप है, ये मान लेते हैं। और दोनों का नंबर दिया हुआ है। एक कंपनी महिलाएं जो पुरुषों से 20% अधिक है, तो महिलाएं कितनी है, ऐसा लिख सकते हैं इसको 1.2 पुरुष है, या फिर ये कह सकते हैं कि महिला जो है वो 120 है। यदि पुरुष को हम मान लेते हैं, पुरुष जो है 100 है तो महिला जो हो जाएगी 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% अधिक है। और हमको ओरिजिनल नंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेटेड एवरेज में रेशियो से भी काम चल जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 20% अधिक है तो पुरुष को 100 मान लेते हैं, महिला हो जाएगी 120। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल जाएगा, महिला और पुरुष का निकल के आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो 6 और 5 का रेशियो आ जाएगा। बस ये याद रखिए कि ये महिला है और ये पुरुष है, इनके नंबर्स है, इनका रेशियो 6:5 में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें वेटेड एवरेज का फॉर्मूला ये कहता है कि W1 X1 प्लस W2 X2 अपॉन W1 प्लस W2 हो जाएगा, जहाँ पर ये जो है ये औसत होता है एक ग्रुप का, ये औसत होता है दूसरे ग्रुप का, और ये होता है पहले ग्रुप में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो, या फिर रेशियो भी हो सकता है। उसी तरह ये W2 जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो सकता है या फिर रेशियो भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रेशियो है ना, ओरिजिनल नंबर्स की जरूरत है नहीं हमें। करते हैं इसको, W1 क्या हो जाएगा 6, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 महिलाओं का, क्योंकि 6 महिलाओं के लिए तो इसका महिलाओं का औसत नहीं, महिलाओं का औसत पूछा है इसने तो इसको X मान लेते हैं, प्लस W2 ये 5 है और X2, तो पुरुषों का एवरेज कितना बताया, पुरुषों का औसत जो है वो 3800 रुपये है, इसको पुट कर देते हैं यहाँ नीचे। W1 प्लस W2, ये W1 प्लस W2 है, 6 5 11 हो गया। और यहाँ पर क्या कंबाइंड एवरेज दिया, W की वैल्यू दी है, कंबाइंड एवरेज क्या है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 3500 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, 11 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 आ गए, 11 5 55 और 5 बचा, 11 3 33 और 5 38 हो गया। ये हो गया यहाँ पर 6x प्लस हो गया, इसका भी गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो ये 2 शून्य आ गए, 5 8 40 4 और 5 3 15 और 4 19। 6x को यही रहने देते हैं, इसको 19,000 को इस तरफ लेके आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, इस तरफ 19,000 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्लियर दिख रहा है कि यहाँ 19 दूनी 38 होता है, जस्ट दुगना है, दुगना में सिर्फ 500 ज्यादा है यहाँ पर, तो ये 19 तो आएगा ही आएगा, साथ में 500 आ जाएगा। माइनस करना भी इसको ईजी है क्योंकि क्लियर दिख रहा है 19 दूनी 38 होता है, और तो 19,000 तो रहेगा ही, और क्योंकि यहाँ पर 500 ज्यादा है तो 19,500, तो इसकी वैल्यू 19,500 आ गई। बराबर में 6x रख देते हैं, 6 को इस तरफ ले आते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 18 बचा 1, 6 दूनी 12 बचा 3, 6 पंचे 30 0, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 3,250 रुपये। तो महिलाओं का औसत वेतन कितना है 3,250 रुपये है, पुरुषों से कम ही है, 3,250 रुपये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिया गया पाई चार्ट विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या दर्शाता है। यदि खिलाड़ियों की कुल संख्या 500 है तो हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी खेल रहे कुल खिलाड़ियों की संख्या का कितना प्रतिशत होगा। पाई चार्ट है, सारे जो है परसेंट में दिए हुए हैं और कुल खिलाड़ियों की संख्या 500 दी है, तो 500 का यूज नहीं है, दिया नहीं भी दिया हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। हम क्या करते हैं कि 100 खिलाड़ी ही मान लेते हैं कि माना कि पूरे खिलाड़ी जो है 100 है। अब उसमें कह रहा है कि हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या, हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, यदि 100 पूरे खिलाड़ी है तो हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25, और बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 15। ये पाई चार्ट से देखेंगे ये सब। हाँ, यहाँ पर 30% लिखा है, हमने टोटल खिलाड़ी 100 माने तो 30 और ये 25 और ये 15। कह रहा है कि हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी खेल रहे कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा किसका, फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों का। तो फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ी कितने हैं, 25 है, बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ी कितने हैं, 15 है, और हॉकी खेल रहे खिलाड़ी कितने हैं, 30 है। इसका कितना प्रतिशत से पूछ रहा है, किसको, हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की। तो ऊपर हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या रखेंगे तो हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 30 है। तो 30 बटे इसका ये कितना प्रतिशत है, इसमें से ये 30 है तो कितना प्रतिशत है, तो इसमें 100 को गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। इसको सॉल्व करते हैं, 30 बटे 25, 5 30 और 40 और 3 70 गुणा 100, ये 30 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 300 बटे 7। तो अपना आंसर कितना हो गया, 300 बटे 7% हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के अंदर व्रत बना है, उस अंतःव्रत की त्रिज्या कितनी है। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो वो होता है कि यदि बाहर सर्किल बना हुआ और एक होता है अंदर सर्किल बना हुआ। अंदर यदि सर्किल बना होता है और इसकी त्रिज्या निकालने के लिए कहता है तो ये होता है, इसको अंतः त्रिज्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इन रेडियस। और इसकी वैल्यू क्या होती है, a/2√3 होती है। यहाँ पर a जो होता है ये समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई होती है, एक भुजा की मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई, तो a ये होता है। और वहीं पर अगर सर्किल बाहर बन रहा है और उसकी त्रिज्या निकालने बोल रहा है तो उसको परित्रिज्या बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। और इसकी वैल्यू जो होती है a/√3 होती है, जहां पर a जो है उस त्रिभुज की भुजा होती है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a 10 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, 10 सेंटीमीटर भुजा है, इसके अंदर व्रत बना है, उस अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो मतलब हमको इन रेडियस निकालना है, अंतर त्रिज्या निकालना है, मतलब इन रेडियस निकालना है हमको यहाँ पे। तो बस आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन रेडियस सर्कम रेडियस में अंदर व्रत बना है तो इन रेडियस निकालना है, तो a/2√3 का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है और नीचे है 2√3, सॉल्व कर देंगे तो 5, इसका आंसर हो जाएगा 5/√3 हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ग्राफ है, इसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दर्शाई गई है, ये संख्या है और ये अलग अलग विभाग हैं। और पूछा है कि उत्पादन और एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा वित्त एवं आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बीच अनुपात कितना है, ये पूछा है। उत्पादन और एचआर विभाग ये है और ये है, इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो इसमें 150 है और इसमें है 100 है, ये 150 और ये 100 है। इन दोनों के जो कंबाइंड संख्या है उसका अनुपात किससे पूछा है, संख्या का तथा वित्त एवं आईटी विभाग में 200 है और आईटी विभाग में 250 है। तो इन दोनों का अनुपात पूछा, जोड़ देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अपना 250 और ये नीचे हो गया अपना 450, 5 से कट जाएगा, तो अनुपात कितना आ गया, 5:9 आ गया। ये तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि 2 पुरुष या 6 महिला या 4 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं तो उस काम को 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़का कितने दिन में करेंगे। तो 2 पुरुष, 2 मैन, 6 वुमेन और 4 लड़कों की एफिशिएंसी बराबर है और ये किसके बराबर है, 88 दिन में पूरा करते हैं, दो आदमी
या फिर 6 महिला या फिर 4 लड़के जो है किसी काम को 88 दिन में पूरा करते हैं। तो 88 दिन में पूरा काम करते हैं, पूरा एक काम करते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/88 हो जाएगा। या फिर ये कहें कि उनकी एफिशिएंसी जो है 1/88 हो जाएगी, तो ये कह सकते हैं अपन कि इन तीनों की एफिशिएंसी 1/88 है। ठीक है, तो यहाँ से हम तीनों की एफिशिएंसी आ गई, मतलब 2 आदमी, 6 औरत और 4 लड़कों की एफिशिएंसी आ गई 1/88। अब एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा, आदमी की यदि निकालते हैं तो आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 ये हो जाएगा। उसी तरह एक औरत की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 88 आ जाएगा। उसी तरह एक बच्चे की एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब बॉय की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये एफिशिएंसी मीन्स इनका एक आदमी का एक दिन का काम हो गया, ये एक औरत का एक दिन का काम हो गया और एक लड़के का एक दिन का काम हो गया। तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों का साथ में, तीनों मिलके यदि काम करेंगे तो एक दिन का काम हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ देंगे तो। और तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा तो उसका उल्टा कर देंगे तो उस पूरे काम को लगे दिन आ जाएंगे। मेरी यदि आपने क्लास पढ़ी होगी उसकी टाइम एंड वर्क की, तो उसमें मैंने बताया था कि एफिशिएंसी मीन्स होता है कि एक दिन का काम, और यदि हमने कार्य को एक माना है तो एक दिन का काम जो होता है उसको उल्टा कर देते हैं तो संपूर्ण काम को लगे दिन जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक दिन का काम आ गया, तो इसको जोड़ देते हैं यहाँ से, ये तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि 1/88 जो है कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, 1/2 प्लस 1/6 और प्लस 1/4। ये मैं तीनों का एक दिन का काम कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर रही हूँ इसको मैं। तो यहाँ से देखें तो यदि मैं तीनों का एलसीएम लूँ यदि, तो सबसे छोटे नंबर का मैं टेबल पढ़ती हूँ, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पंचे 10, 2 इच्छा 12 आ सकता है एलसीएम, 12 एलसीएम आ गया इसका। 6 प्लस 2 प्लस 3, इसको मैं ऊपर करती हूँ तो ये हो जाएगा 1/88 और ये हो जाएगा 6 7 8 8 9 10 11 11/12 आ गया। ये सब मैं एक दिन का काम ही कैलकुलेट कर रही हूँ, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का एक दिन का काम निकाल रही हूँ। तो ये हो जाएगा 11 आ गया, तो ये आ गया 12 8 96 आ गया। तो इनके एक दिन का काम क्या हो गया, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे का एक दिन का काम हो गया 1/96। इसको मैं उल्टा कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण काम को लगे दिन आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। मतलब एक आदमी, एक महिला और एक लड़का पूरे काम को क्या है, कितने दिन लेंगे, 96 दिन लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 96 डेज या फिर दिन कहे तो ये आंसर हो जाएगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि दिया हुआ है 2 मैन 6 वुमेन और 4 बॉयज कितने दिन में करते हैं, मतलब इनकी एफिशिएंसी जो है 1/88 है। मैं क्या करती हूँ कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बॉय के टर्म में निकाल लेती हूँ। तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 को नीचे लेकर जाऊँ मैं, 2 दूनी 2b के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह w की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, यदि 6 में नीचे कर दूँ तो 2/3 भी आ जाएगा, और b तो b है ही। तो यदि मैं कहूँ कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का पूरे काम को कितने दिन में करते हैं ये निकालना है, तो मैं एक पुरुष को 2 लड़कों के बराबर रख देती हूँ और एक महिला को मैं रख देती हूँ 2/3 लड़कों के बराबर, और ये एक लड़का जो है, एक लड़का है ही। ठीक है, तो ये जो लड़के हैं 2/3 और 1, ये टोटल जो लड़के हैं ये जितना एक दिन में काम करेंगे वो निकाल लेते हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2 और ये है अपना 3, तो 3 4 5 5 और 6 11, तो ये कितना आ गया, 11b/3 आ गया। तो ये एक दिन का काम हो गया। और ये b की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, b इजिकल टू 1/88 गुणा 4 है, तो ये b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये 11/3 पहले से था और b की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, तो ये कितना है 88 गुणा 4, 11 8 88 हो गया, 8 चौ 32 और 32 दिया 96। तो फिर इनका एक दिन का काम 1/96 आ गया, एक दिन का काम या फिर एक एफिशिएंसी 1/96 आ गई। इट मीन्स पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो 96 में करेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका भी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोई निश्चित राशि 6 वर्ष में किसी दर से 5,920 रुपये हो जाती है एवं दर को आधा कर दिया जाए तो वह राशि 7 वर्ष में 5,120 रुपये हो जाती है, तो 10 वर्षों में दोगुनी दर से वह राशि कितनी हो जाएगी।
ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, करते हैं इसको। 6 वर्ष में पहली कंडीशन के लिए देखते हैं। पहली कंडीशन के लिए टाइम क्या दिया हुआ है, 6 वर्ष दिया हुआ है और किसी दर से, तो रेट हम मान लेते हैं, रेट को हम आर ही मान लेते हैं, ठीक है, रेट जो है आर है और किसी दर से 5,920 रुपये हो जाती है, तो इसका मतलब ये मिश्रधन है, मिश्रधन दिया हुआ है, पहली कंडीशन का मिश्रधन दिया है 5,920 रुपये दिया हुआ है और कोई निश्चित राशि, तो मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, तो मूलधन को हम मान लेते हैं पी है, मूलधन को पी मान लेते हैं। तो मूलधन गुणित दर भी नहीं दी हुई, समय दिया 6 वर्ष बटे 100 और ये कितना है बोल रहा है 5,920 अमाउंट मिश्रधन हो गया बोलता है और ये हमारा ब्याज का फॉर्मूला है। और दूसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं पहले, लिखा है कि यदि दर को आधा कर दे तो वह राशि 7 वर्ष में 5,120 रुपये हो जाती है, तो ये भी मिश्रधन दिया हुआ है, ये भी मिश्रधन दिया हुआ है। यदि हम इन दोनों को माइनस कर दे तो ब्याज का डिफरेंस आ जाएगा। यदि 5,920 में से 5,120 माइनस करेंगे तो इसमें भी मूलधन शामिल है, इसमें भी मूलधन शामिल है, जब माइनस करेंगे तो मूलधन माइनस होकर 0 हो जाएंगे, तो जो बचा हुआ डिफरेंस आएगा वो ब्याज का ही आएगा। उसको इस तरीके से समझते हैं, माना कि कोई मिश्रधन एक 25 दिया हुआ है, एक मिश्रधन 26 दिया हुआ है, यदि इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसमें मूलधन 20 था, इसमें भी मूलधन 20 था, तो 20 तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, तो बचा जो डिफरेंस आ रहा है वो ब्याज का ही डिफरेंस है। तो ये हम मिश्रधन को जरूर माइनस कर रहे हैं, पर ये जो आएगा ये ब्याज का डिफरेंस आएगा, इसको माइनस करते हैं, तो ये जो है 800 ये ब्याज का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि मूलधन दोनों में शामिल था, तो मूलधन ऑटोमेटिक माइनस हो गए हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये 800 ये ब्याज का डिफरेंस है। तो पहली कंडीशन में मिश्रधन ज्यादा था और दूसरी कंडीशन में मिश्रधन कम था, तो इसमें ब्याज ज्यादा मिला होगा, तो ये माइनस इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या रख देते हैं, 800 रख देते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या लिखा था कि दर को आधा कर दिया जाए, तो यहाँ ये सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो गया है कि और समय भी बदल गया है, 7 वर्ष हो गया है और r/2 हो गया है, तो 2 आ जाएगा और ये 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया है, तो दोनों के ब्याज का डिफरेंस आ गया, दोनों को वैल्यू पुट करके बराबर 800 रख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 200 है, एलसीएम निकालेंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 12 PR हो जाएगा और ये माइनस 200 है, तो ये हो जाएगा 7 PR हो जाएगा, 7 PR बराबर 800 आ गया। ये इसको इधर लेके जाते हैं, तो 12 में से 7 गए, 5 आ जाएगा, तो 5 PR की वैल्यू कितनी आ गई, 5 PR इज इक्वल टू आ गया 8 दूनी 16 और ये 4 बार 0 है, तो 5 PR की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है 10 वर्षों में दोगुनी दर से वह राशि कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी वह राशि कितनी हो जाएगी पूछा है, तो यहाँ पर भी मिश्रधन पूछा है, पर इसको पहले वैल्यू पुट करते हैं, इसका ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज कैसे होगा, मूलधन दर कितनी हो गई बोल रहा है, दोगुनी दर से, तो 2R हो जाएगा, मूलधन गुणित दर, समय 10 वर्ष दिया हुआ है बटे 100। ये ब्याज कितना आ रहा है देखते हैं पहले हम, तो यहाँ पर 2 और ये 20 हो गया, ये 10 दूनी 20 और फिर PR है और PR की वैल्यू हमको पता है कितनी है, यदि हम इसको नीचे लेके जाएं तो 4 टाइम्स 0 और PR की वैल्यू क्या है 1,60,000 बटे 5 है और ये 10 गुणा 2 ये 20 है और ये नीचे 100 है। इसको सॉल्व करते हैं, $6400 आ गया। किसकी वैल्यू आया, ब्याज आया, ये किसका आया, ब्याज आया, किसका, 10 वर्षों में दोगुनी दर से राशि कितनी हो जाएगी पूछ रहा है, तो अभी हमारा ब्याज आया है 10 वर्षों में, वो राशि का ब्याज जो है वो कितना आएगा 6400 रुपये आएगा, और हमको क्योंकि पूछा है, हमको राशि पूछा है, तो राशि निकालने के लिए हमको मूलधन निकालना पड़ेगा, तो मूलधन के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास PR निकल चुका है, PR, तो हम क्या करते हैं पहली वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में PR की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये ऐसे होगा कि P इंटू R इंटू 6 PR बटे 100, ये पहली कंडीशन का ब्याज है, पहली वाली जो कंडीशन है उसका ब्याज है, और उसमें हम P जोड़ देंगे, तो इसको हम बराबर 5,920 रख सकते हैं। ये पहली वाली कंडीशन है। हमने क्या किया कि P इंटू R इंटू 6 अब बटे 100 ब्याज है, ब्याज की वैल्यू हमको नहीं पता अलग से, पर हमको मिश्रधन पता है, तो उसमें P जोड़ देंगे, तो मिश्रधन क्योंकि किसी दर से
राशि इतनी हो गई तो ये अमाउंट है, मतलब मिश्र धन है, तो इसके बराबर पुट कर देंगे। यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगी कि यहाँ पर पी आर की वैल्यू हमको पता है इतनी है, पी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो पी की वैल्यू निकल आएगी हमारी। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू। T6 इंटू पी आर की वैल्यू क्या है अपॉन 5 है पी आर की वैल्यू, और 6 लिख दिया है हमने, ये 100 है, और ये प्लस P इज इक्वल टू 5,920 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये हो गया, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 को 19, प्लस P इज इक्वल टू 5,920। ये 1920 को इस तरफ लेके आते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी 4,000। तो P की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4,000, और हमारा मूलधन आ गया है 4,000, ब्याज आ ही गया था 6400। तो अब हमको क्या निकालना था कि राशि कितनी हो जाएगी, तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 6 4 10, इसमें 6400 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 4 10 और ये 400। तो हमारा कितना आएगा, राशि कितनी हो जाएगी 10,400 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 10,400।